अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सेहतयाबी से होंगे। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET, फॉर 11th, फॉर 12th, फॉर NEET, फॉर any such relevant exam, or if you are interested in life sciences, zoological sciences, or animal world, then this channel is definitely for you. तो 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आज एक खुशी शेयर करने का मौका मुझे मिल रहा है कि आज हम जॉइंटली आपके सपोर्ट के साथ एंड विद द विश ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह आज हम नॉन कॉर्डेटस का लास्ट जो फाइलम है वो पढ़ रहे हैं। तो आज के लेक्चर के बाद आपका ये जो नॉन कॉर्डेटस हैं ये सारा पोर्शन जो सिलेबस का है इस यूनिट सेकंड यूनिट के अंदर ये आज कंप्लीट हो रहा है। तो आई वुड लाइक टू congratulate my 11th class students for this beautiful occasion. तो इस लास्ट टॉपिक के अंदर हम जो फाइलम स्टडी कर रहे हैं इन एनिमल्स की एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि पहले पहले इस फाइलम को रखा गया था विद द कॉर्डेट्स। फिर साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ कि इनके अंदर जो कॉर्डेट्स का एक बेसिक कैरेक्टर होता है दैट इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, जो हमने पहले यूनिट में स्टडी किया। तो इनके पास असल में वो नोटोकॉर्ड नहीं है, ये कोई दूसरा स्ट्रक्चर है, और इवन ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो होमोलॉगस टू नोटोकॉर्ड भी नहीं है। तो इसलिए इनको कॉर्डेट्स से निकाला गया और इनको नॉन कॉर्डेट्स के साथ ही रखा गया। अदरवाइज टिल देन जो हमने इकाइनोडर्मेटा लास्ट टाइम में फाइलम पढ़ा उन्हीं को माना जाता था कि वो वही एट टॉप ऑफ द नॉन कॉर्डेट्स हैं। तो चलो इनकी स्टडी करते हैं, देखते हैं इनकी स्ट्रेटेजिक एंड एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस इतनी क्या है। बड़े जो हेमिकॉर्डेटा है, अगर हम इस टर्म की बात करेंगे तो ये टर्म ग्रीक टर्म से लिया गया है। ग्रीक हेमी मीन्स हाफ एंड यू नो कॉर्डेटा मीन्स एनिमल्स who are chordates. So far as their literal meaning is concerned, अगर इनकी literal meaning को हम देखेंगे तो they will be called as half chordates, but they are not even half chordates, they are not even the chordates. ये half chordates क्या, ये तो chordates है ही नहीं, ये तो 25% भी chordates नहीं है। However, they have very great affinities, very huge affinities with chordates. Not only with chordates, they also are having the huge affinities with non-chordate phyla as well. Because of these features that they are resembling with both chordates as well as lower non-chordates, they are supposed to be the connecting links between chordates and non-chordates. And this character of hemichordata is considered to be one of the most important character so far as evolutionary study of animals is concerned. तो ये आपने देखा ये ग्रीक है एंड इसकी लिटरल मीनिंग ये है। आपको ये जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि इनके अंदर टोटल 125 स्पीशीज के आसपास नंबर है, 125, 130, नॉट मोर देन दैट। और जो टर्म हेमिकॉर्डेटा है इसका इस्तेमाल सबसे पहले यूज किया है विलियम Batson. He used this term for the first time. So, ये तो basics हुआ about the hemichordates. Now let us look into their different characteristic features. तो सबसे पहला जो कैरेक्टर हम देखते हैं इन एनिमल्स का, उसमें हम इनका हैबिट और हैबिटेट देखते हैं। तो ये जो एनिमल्स बेटा हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, लेकिन ज्यादातर ये शैलो कोस्टल वाटर्स में रहते हैं। दे मोस्टली लिव इन शैलो कोस्टल वाटर्स, वहां साइड्स पे, रिजेस में, एंड दे मे बी कॉलोनियल
they may be sessile or they may be tuberculous. ये जो शोर रीजन्स होते हैं ना, ये उन शोर रीजन्स पे होते हैं, तो इनका आगे से इनका जो हेड एंटीरियर रीजन होता है व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोबोसिस। तो ये इनका हार्ड एक वेपन की तरह ये इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये फिर ब्रोविंग मोड ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं उस तरह की लाइफ गुजारते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वेरी एंटीरियर स्ट्रक्चर। तो ट्यूबिकुलस इसलिए इनको कहा जाता है। एंड दे आर आल्सो फ्री लिविंग। ये तो अबाउट देयर habitat. After that, have a look over their organization. तो इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन सिस्टम लेवल कंप्लीट सिस्टम्स बने हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेशन है, इनके अंदर होती है एक्सक्रीशन, स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। तो इससे इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। और ये बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दे हैव कंप्लीट 3 जर्मिनल ईयर्स एंड दे हैव bilateral symmetry. Bilateral symmetry. और इनके पास ट्रू सीलोम होता है। they have true सीलोम। Let us have a look over their body plan. इनके अंदर ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान होता है। और जो इनके अंदर बॉडी होती है, अगर उसको बाहर से देखा जाए, यहाँ पे हमने एक इनका रिप्रेजेंटेटिव एनिमल जो है उसको ड्रा किया है। दिस इज कॉल्ड एज बेलेनोग्लोसस। अब बेलिनो जो गाड़ी है उसका नाम तो याद होगा ही आपको, बेलेनो, उसके पीछे ग्लोसस लगाना तो आपको याद रहेगा, बेलेनोग्लोसस। देखो अगर आप इस डायग्राम की तरफ देखते हो, ये आपको आपके टंग की जैसी ये डायग्राम दिखेगी, इसलिए इसको टंग वर्म भी कहते हैं, टंग वर्म। चलो अगर इसके बॉडी प्लान के हवाले से इसकी बॉडी की बाहर के साइड हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल डायमेंशंस, आपको ऊपर से एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोबोसिस। और फिर दूसरा स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड कॉलर। तीसरा स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड ट्रंक। ये जो रिज है दिस इज कॉल्ड कोलरेट एंड दीज आर सम इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड दिस इज टर्मिनल एनस। तो इनकी बॉडी में 3 मेन रीजन्स होते हैं जो इनको बाकी एनिमल्स से मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग्विश करती है। अगर आपने कभी इनके किसी भी एनिमल को देखा, आपको कैसे ये अंदाजा होगा कि इसको आप कैसे बाकियों से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो मेन ये 3 चीजें देखनी है आपने, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक रीजन। तो इनकी जो बॉडी है इसमें होता है प्रोबोसिस प्लस इसमें होता है कॉलर प्लस इनके अंदर होता है ट्रंक। ये 3 मेन रीजन्स होते हैं। और इनकी बॉडी जो होती है वो बहुत ही डेलिकेट होती है, डेलिकेट एंड सॉफ्ट, बहुत ही फ्रेजाइल बॉडी इनकी होती है। इसके बाद इनका नेक्स्ट करेक्टर दैट इज योर बॉडी कवरिंग। इनकी बॉडी कवरिंग कुछ यूनिक है। जो बाहर से इनका एपिडर्मिस होता है वो सीलिएटेड होता है। एपिडर्मिस है, सिंगल लेयर्स उसके अंदर सेल्स के होते हैं एंड दैट रिमेन्स सीलिएटेड। और इस एपिडर्मिस के अंदर बहुत सारी जो सेल्स हैं वो म्यूकस बनाते हैं। तो वो म्यूकस ग्लैंड्स की तरह काम करते हैं, जिससे इनकी बॉडी बड़ी स्लिपरी होती है। वो जो स्लिपरी बॉडी इनके अंदर होती है
एज हमने देखा ये ट्यूबिकुलस मोड ऑफ लाइफ गुजारते हैं। उस ट्यूबिकुलस मोड ऑफ लाइफ में ये जो शैलो वाटर शोर्स सी शोर्स पर रहते हैं, वहां पर ये ट्यूबिकुलस मोड के लिए जो ब्रोविंग करते हैं, उस ब्रोविंग के करने में उनको ये स्लिपरी जो बॉडी होती है बड़ी हेल्पफुल होती है इनके लिए। तो ये बड़ा यूनिक फीचर है इनके लिए, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं टू मेक देयर बॉडी स्लिपरी। ठीक है, जैसे हमने देखा इनके जो एपिडर्मिस में सिंगल लेयर है, हाँ उसमें म्यूकस होता है, लेकिन सिंगल लेयर होने के सबब इनकी बॉडी की जो सरफेस होती है वो बड़ी सॉफ्ट, डेलिकेट एंड फ्रेजाइल हो जाती है। और इसके बाद हम इनका नेक्स्ट फीचर देखेंगे, दैट इज सीलोम। बड़े इनका जो सीलोम है वो एंटीरोसीलस है, एंटीरोसीलस। एंटीरोसीलस सीलोम किस सीलोम को कहते हैं? जब सीलोम बनता है ये मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से बनता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अगर सीलोम बना, सीलोम के बनने से पहले 3 जर्मिनल लेयर्स बनते हैं एज दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। अगर एंडोडर्म में एक इन्वेजिनेशन टाइप का मूवमेंट होता है, उस इन्वेजिनेशन टाइप ऑफ मूवमेंट से वहां ब्लास्टोपोर बनता है। वो ब्लास्टोपोर डीप 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 हो जाता है, डीप के होने से उन रेस्पेक्टिव अदर एंडोडर्मल सेल्स की मूवमेंट की वजह से वो जो ट्रैक्ट बनता है वो फाइनली गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट बनता है। इस जीआईटी के बनने से जो ये इन्वोल्यूशन टाइप का, इन्वेजिनेशन टाइप का मूवमेंट सेल्स के अंदर हुआ, अगर इन मूवमेंट्स की वजह से मेसोडर्म स्प्लिट हुआ और उस मेसोडर्म के स्प्लिटिंग अप की वजह से जो मेसोडर्म के बीच में कैविटी बनी, दैट इज सीलोम। तो ये सीलोम बना ड्यू टू इन्वेजिनेटिंग मूवमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट सेल्स। इस सीलोम को बोलते हैं एंटेरोसीलस सीलोम। तो ये एंटेरोसीलस सीलोम इनके अंदर होता है और ये कैरेक्टर इनको कॉर्डेट्स की एफिनिटी में लाता है। अब इनकी जो बॉडी, जैसे हमने देखा कि इसमें 3 रीजन्स होते हैं, मेन रीजन्स, इस तरह इनके सीलोम में भी इंटरनली 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्रोटोसीलोम, याद रखना, और दूसरा है मीजोसीलोम, ठीक, और तीसरा है मेटासीलोम। प्रोटोसीलोम इस रीजन में होता है इंटरनली, मीजोसीलोम इस रीजन में होता है इंटरनली एंड मेटासीलोम इस रीजन में होता है इंटरनली। इट मींस प्रोटोसीलोम, मीजोसीलोम एंड मेटासीलोम, they are present in such animals in coincidence with the external morphological body parts। ये आप याद रखोगे, प्रोटोसीलोम, मीजोसीलोम एंड मेटासीलोम, प्रोटो, मीजो एंड मेटासीलोम, यही अपने अंदर एक फ्लूइड जमा करता है, फॉर्म द सीलोमिक फ्लूइड। एंड इन द लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यही सीलोमिक फ्लूइड मॉडिफाई होता है इनको, या एक्ट करता है एज कलरलेस ब्लड, इट्स मॉडिफिकेशन। तो इसके बाद इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर एक नजर डालते हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और इनके अंदर टर्मिनल एनस, जैसा कि हम इनके इस रिप्रेजेंटेटिव एनिमल में देख रहे हैं। और इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इनका प्रोबोसिस रीजन होता है या कॉलर रीजन होता है, उसके अंदर जो ऊपर से बकल कैविटी होती है वो बड़ी यूनिक है। ये कैरेक्टर आप गौर से एनालाइज करना। उस बकल कैविटी में इंटरनली हार्ड प्लेट लाइक सेल्यूलर एक्यूमुलेशन होती है, which closely resembles with the notochord, but that is not notochord, that is the lining of buccal cavity। जो बकल कैविटी में रिजेस होते हैं, वही रिजेस प्रोबोसिस के अंदर भी चले जाते हैं, थोड़ा नीचे भी आते हैं। तो इन्हीं रिजेस को देखकर पहले ये बायोलॉजिस्ट्स को लगा था शायद ये इनका नोटोकॉर्ड है,
लेकिन बाद में पता चला कि ये बकल कैविटी जो है, बकल लाइनिंग जो है, ये उसी के रिजेस हैं, विच इज कॉल्ड एज बकल डाइवर्टिक्यूलम। बकल डाइवर्टिक्यूलम। सो ये जो बकल डाइवर्टिक्यूलम है, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल नोटोकॉर्ड। इट्स नॉट इवन होमोलॉगस टू द नोटोकॉर्ड, ये याद रखना। और बेटा इनका जो माउथ होता है, ये इसको यूज करते हैं फॉर देयर फिल्टर फीडिंग। ये फिल्टर फीडर्स होते हैं, फिल्टर फीडिंग। चलो थोड़ा आगे आते हैं। इनकी जो रेस्पिरेशन होती है, यहाँ इनकी बॉडी की तरफ आप देखो, यहाँ पे ये जो आप रिजेस देखते हो, ये ब्रैकियल गिल पोर्स होते हैं, और इन्हीं ब्रैकियल गिल पोर्स का या गिल स्लिट्स का जो इनके ऊपर वाले साइड में प्रेजेंट होते हैं, दे रिजेंबल विद द फायरेंजियल गिल स्लिट्स ऑफ द कॉर्डेट्स। बट यहाँ ये जो गिल पोर्स होते हैं वो बड़े सिंपल होते हैं। यहाँ पे इस एनिमल की तरफ देखो, ये यहाँ पे है, दिस इज कॉल्ड गिल रिज। ये जो गिल रिजेस होते हैं, यहाँ ये इनकी परफोरेशंस होती हैं, एंड दे आर एक्टिंग एज देयर गिल्स, एंड द सेम टाइप ऑफ गिल्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय दीज एनिमल्स to exhibit the process of respiration. And what about their circulation? They have open circulatory system. Open circulatory system. तो इनके अंदर हार्ट वगैरह नहीं होता है, लेकिन हार्ट के जैसी एक वेसल होती है जो हार्ट की तरह थोड़ा मूवमेंट करती है, ठीक। Most oftenly that special vessel is called as cardiac pulsatile vessel. Pulsatile vessel अक्सर में यही होती है, और जो इनके अंदर डेवलप्ड, जिनमें एवोल्यूशन ज्यादा ही हुआ है, तो उनमें थोड़ा बहुत ये एफिनिटी होती है हार्ट बनाने की, थोड़ा बहुत उनके अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है। एक एलॉबरेटेड वेसल जैसा होता है वो हार्ट, और उसके मूवमेंट से थोड़ा इनके अंदर जो मॉडिफाइड सेलुलर फ्लूइड होता है विच इज एक्टिंग एज ब्लड, उसके अंदर थोड़ा मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड गैसेस का होता है। तो इनके अंदर क्या ये है, अगर अब इनके अंदर ये हार्ट प्रेजेंट है तो वो डॉर्सल होता है, डॉर्सली प्रेजेंट, और अगर ये स्पेशल वेसल प्रेजेंट है तो ये भी डॉर्सली प्रेजेंट होती है। ये इसके अंदर एक यूनिक फीचर है। तो नेक्स्ट फीचर इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन परफॉर्म करने के लिए इनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसका ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर और प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस ग्लैंड, इनके अंदर जो ब्लड लैक्यूने होते हैं, जो वेसल्स होते हैं, वेसल्स नहीं होते हैं, ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, लेकिन ब्लड स्पेसेस जो होते हैं इनके अंदर, तो उसमें ये जो प्रोबोसिस ग्लैंड होता है ये डायरेक्टली उसके अंदर बाधित होता है, बाधित इन ब्लड, वहां ये ब्लड से डायरेक्टली एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को ये बाहर निकालता है, और इनका मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है अमोनिया, henceforth they are ammoniatic. And now so far as their nervous system is concerned, इनका नर्वस सिस्टम बड़ा सिंपल एंड डिफ्यूज है, सिंपल एंड डिफ्यूज। इनके अंदर कोई स्पेशल एंटीरियर गैंग्लियन ब्रेन की तरह नहीं होता है इनके नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक। लेकिन इनके अंदर जो नर्व कार्ड्स होती है वो डॉर्सल भी होती है और वेंट्रल भी होती है, और बोथ कार्ड्स होती है हॉलो, हॉलो डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कार्ड्स डबल। तो यहाँ ये जो डॉर्सल इनके अंदर नर्व कार्ड है, तो इसकी वजह से ये इसको एफिनिटी देती है इन एनिमल्स को विद द कॉर्डेट्स, और ये जो वेंट्रली प्लेस्ड नर्व कार्ड है ये इनको एफिनिटी देती है विद कंप्लीट नॉन कॉर्डेट्स। तो इसके बाद हैव अ लुक ओवर देयर रिप्रोडक्शन। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यूजुअली सेक्सेस आर सेपरेट,
और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और बेटा जो इनके अंदर डेवलपमेंट होता है वो मोस्टली इनडायरेक्ट होता है। तो आपको पता है जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है वो होता है थ्रू ए लार्वा, और जो वो लार्वल फॉर्म है दैट इज टॉर्नेरिया लार्वा। याद रखना बेटा जो इनका टॉर्नेरिया लार्वा है इसकी बहुत ज्यादा एफिनिटी एंड रिजेबुलानेस होती है विद द लार्वर फॉर्म्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा। इससे भी यहां पता चलता है कि एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस इनकी बहुत है। इनकी स्टडी करके पता चलता है कि नॉन कार्डेटस से जब कार्डेटस बने वो बने थ्रू हेमिकॉर्डेटा, डायरेक्टली नॉन कार्डेटस से कार्डेटस नहीं बने। So far as this evolutionary trend is concerned, and so far as this Tornaria larval resemblance is concerned with the larval forms of Echinodermata, then it is suggested that the evolution of chordatus has taken place through the hemichordata. ये इनकी बड़ी evolutionary importance है। तो फिर टॉर्नेरिया जो इनका होता है वो फ्री स्विम फॉर्म में होता है, फिर ये सिसाइल या कॉलोनियल फॉर्म में कन्वर्ट होता है जब ये अडल्ट फॉर्म को अचीव करता है। तो ये कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे जिसमें आपको मेन कैरेक्टर याद रखने हैं। प्रोबोशियस कॉलर एंड ट्रंक होता है, और इनके अंदर ये जो डबल नर्व कार्ड होती है डॉर्सल एंड द वेंट्रल बोथ ये हॉलो होती है, ठीक। और नर्वस सिस्टम बड़ा इनका डिफ्यूज होता है और सिंपल होता है। और आपने याद रखा कि इनका जो एपिडर्मिस है वो सीलिएटेड फॉर्म में है, फ्रेजाइल है, बहुत ही डेलिकेट है, स्लिपरी भी है। और आपने देखा इनके अंदर एक मेन कैरेक्टर इनका ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट तो होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बकल डाइवर्टिक्यूलम प्रेजेंट होती है, जो बकल डाइवर्टिक्यूलम थोड़ी बहुत रिजेंबल करती है विद द नोटोकॉर्ड ऑफ द कॉर्डेटस, बट दैट इज नॉट नोटोकॉर्ड। और डाइजेस्टिव सिस्टम में इनका ये जैसे यहाँ पे रीजन बना है, दीज आर हेपेटिक सीके, दिस इज द हेपेटिक सीके रीजन है ये, ठीक है, रिज है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट स्ट्रक्चर्स, ग्लैंड्स एंड कंप्लीट एनास्मोस प्रेजेंट होते हैं। और आपने इनके अंदर देखा एक्सक्रीशन में प्रोबोशियस ग्लैंड का होना इनका एक मेन कैरेक्टर माना जाता है। अब ये जो हेमिकॉर्डेटा छोटा सा फाइलम है इसको डिवाइड किया गया है मेनली इनटू टू क्लासेस। अब कंक्लूजन के साथ साथ उन दो क्लासेस के नेम्स एंड एग्जांपल्स में यहां पे लिखता हूं। एक है एंटेरोपनियस्टा, एक क्लास इनके अंदर है क्लास नंबर 1 एंटेरोपनियस्टा। तो एंटेरोपनियस्टा में यही एग्जांपल आती है जो आपने जिसकी डायग्राम यहां ड्रा की है, दैट इज बेलेनोग्लोसस। एंड नंबर सेकंड एग्जांपल इज बेलेनो के बदले में सेको आपको लगाना है पीछे, सेकोग्लोसस, SACCO ग्लोसस। और भी कुछ एग्जांपल्स है, ये मेन एग्जांपल्स है। और दूसरा इनके अंदर जो क्लास है वो है प्लूरोब्रोंकिया, प्लूरोब्रोंकिया। दिस वाज क्लास 1 एंड दिस इज क्लास 2। बट ये जो प्लूरोब्रोंकिया है इसके अंदर एक कॉमन स्पीशीज आपने उसका नाम सुना होगा, दैट इज रैबिडोप्लूरा, रैबिडोप्लूरा। तो ये एंटेरोपनियस्टा एंड प्लूरोब्रोंकिया, बड़ा आसान है नाम याद रखना इनका। ये इनके दो क्लासेस है, इसके एग्जांपल बेलेनोग्लोसस, सेकोग्लोसस, इसके एग्जांपल रैबिडोप्लूरा है। इसके साथ साथ कई सारे जो टैक्सोनॉमिस्ट्स हैं वो और दो क्लासेस का नाम भी दे रहे हैं। एक वो कह रहे हैं वो उसके अंदर फॉसिल स्पीशीज है, और एक के अंदर वो कहते हैं सीसाइल टाइप ऑफ स्पीशीज उसके अंदर मौजूद है। तो आप उनका सिर्फ नाम ही याद रखो, लिखने की जरूरत नहीं है। एक का नाम है ग्रैप्टोलिटा, ग्रैप्टोलिटा। अगर आप लिखना भी चाहोगे ग्रैप्टोलिटा, ठीक है। तो जो ग्रैप्टोलिटा है इसके अंदर एक फॉसिल स्पीशीज आती है जिसका नाम है डेंड्रोग्रैप्टस, डेंड्रोग्रैप्टस, डेंड्रोग्रैप्टस। CUET के वालों के लिए ये थोड़ा जरूरत लग सकता है, नीट वालों को ये कभी भी पूछेंगे ही नहीं। जब सख्त क्वेश्चन पूछेंगे CUET में तो ये पूछ सकते हैं ग्रैप्टोलिटा क्या है। हाँ, इसमें आप याद रखना ये इसके अंदर फॉसिल फॉर्म्स है, और ये जो डेंड्रोग्रैप्टस है ये भी इनकी एक फॉसिलाइज्ड फॉर्म है। और एक इनकी एग्जांपल है एक क्लास की प्लैंक्टोस्फेराइडिया, और एक एग्जांपल है कुछ टैक्सोनॉमिस्ट्स जो बोलते हैं
स्फीराइडिया, इसकी एग्जाम्पल जो है वो यही है। प्लैंक्टोस्फीराइडिया के बदले में प्लैंक्टोस्फीरस आपको कहना है, प्लैंक्टोस्फीराइडिया नहीं कहना है, आपको प्लैंक्टोस्फीरा या प्लैंक्टोस्फीरस कहना है। प्लैंक्टोस्फीरस या प्लैंक्टोस्फीरा। तो इस तरह से इनके अब 4 क्लासेस हुए, लेकिन आपको 2 ही याद रखने की जरूरत है, एंटेरोकमियास्टा एंड प्लेरोब्रांका। इसके एग्जांपल सेकेगोलासिस, इसके एग्जांपल रैप्डोप्लेरा। और जो CUET वाले हैं या BSc लेवल का कोई एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनके लिए ये और 2 एग्जांपल्स क्लास के याद रखना थोड़ा जरूरी है। एक है ग्रैप्टोलिटा, दूसरा है प्लैंक्टोस्फीराइडा। ग्रैप्टोलिटा में एग्जांपल है डेंड्रोग्रैप्टस और प्लैंक्टोस्फीराइडिया में क्या एग्जांपल है, Planctosipherus or Planctosphera. With this, we have concluded this beautiful phylum. And with this, we not only have concluded this phylum, we have concluded the basic description of main classical zoology, which includes all the non-chordates. And this is on top of all the non-chordates. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम chordates को डिस्कस करेंगे। आज बड़ी अच्छी बात यह है कि हमने आज एक मेजर पोर्शन क्लासिकल ज़ूलॉजी का कंप्लीट किया। अक्सर माना जाता है ये बड़ा ड्राई है, टफ है, बट आई थिंक हमने इसको एंजॉय किया। हमने इसकी स्टडी के बाद जो क्लासिकल ज़ूलॉजी का बेसिक पोर्शन है, जिसमें नॉन कॉर्डेट्स की नॉलेज हमें मिली, हमें पता चला बेंथिक एनिमल्स कैसे होते हैं, मराइन कैसे होते हैं, सिसाइल कैसे होते हैं, कॉलोनियल कैसे होते हैं, आर्थ्रोपोड से लेके पोरिफेरा से लेके नाइडेरा से लेके हमें बेसिक नॉलेज, बेसिक डिस्क्रिप्शन मिली नॉन कॉर्डेट्स की। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन क्लासिकल ज़ूलॉजी का आता है वो तो इंटरेस्टिंग होने ही वाला है, क्योंकि आगे जाके फिशेस पढ़नी है, आगे जाके एम्फीबियंस पढ़ने हैं, रेप्टाइल्स पढ़ने हैं, एवीज पढ़ने हैं या मैमल्स पढ़ने हैं। तो उन एनिमल्स के साथ जो ह्यूमन रहन सहन है वो तो फ्रॉम पास्ट many thousand years से रहा है। दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल हैव इंटरेस्ट इन स्टडीइंग द हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ ऑल सच कॉर्डेट्स। तो इसलिए कॉर्डेट्स को स्टडी करना, पढ़ना अब हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा और आसान भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।